डिजीजेस और जेनेटिक्स, ये दोनों के दोनों टॉपिक में बायोटेक्नोलॉजी के साथ कवर कराने वाली हूँ। तो जूलॉजी का मेजर पोर्शन हमारा कवर होता है, अब हम बॉटनी का छोटा सा पोर्शन है उसको कवर कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बॉटनी की बात कर रहे हैं, यानी कि हम वनस्पति विज्ञान की बात कर रहे हैं, और आप सभी को पता है वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत हम मुख्यतः किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? यहाँ पर हम मुख्यतः पादपों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। पादपों के अंतर्गत 5 अंग होते हैं। कौन-कौन से 5 भाग हैं? जिसमें रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर और फ्रूट, ये 5 भाग होते हैं। और इन्हीं पांचों भागों की अगर हम बात करते हैं तो इनको 2 भागों में विभाजित किया जाता है। तब इनको डिस्टिंग्विश किया गया है। तो एक तो कहलाते हैं वनस्पतिक भाग, यानी कि अगर हम बात करते हैं ऐसे भाग मेनली इनके प्रजनन के आधार पर इनको 2 भागों में विभाजित किया गया है। एक जो कि रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भाग ले सकते हैं लैंगिक प्रजनन में, और दूसरे जो असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के थ्रू लैंगिक प्रजनन के माध्यम से दूसरे पौधे को जन्म दे सकते हैं। तो 5 पार्ट इसके अंदर होते हैं, जिनमें से आपका वेजिटेटिव और वानस्पतिक भाग में कौन-कौन से आते हैं? आपके रूट, स्टेम और लीव्स। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में आता है आपका फ्लावर और फ्रूट। ये आपके 5 मुख्यतः भाग हैं। अगर हम बात करते हैं बॉटनी की, तो बॉटनी के जनक किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है थियोफ्रास्टस जी को। सबसे पहले तब हम पादप की बात करेंगे, पौधे की बात करते हैं, यानी कि हमें एक पौधा उगाना है। पौधा उगाने के लिए हमें सबसे पहले किस चीज की जरूरत है? हमें सीड का जर्मिनेशन कराना है। और सीड का जर्मिनेशन यानी कि बीज का अंकुरन कराना है। बीज के अंकुरन को कराने के लिए हमें किन किन चीजों की आवश्यकता होगी? बीज के अंकुरन के लिए हमें आवश्यकता होती है पानी, यानी कि जल की आवश्यकता होती है। हवा, यानी कि हमें वायु की आवश्यकता होती है। तापमान, यानी कि अगर मैं बात करती हूँ हमें टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। ये 3 ऐसे मुख्य घटक हैं जिनकी हमें आवश्यकता है, जमीन के सोइल की हमें आवश्यकता नहीं होती है। जैसे ही ये तीनों चीजें मिले तो एक बीज में जो होता है अंकुरन फूटना शुरू होता है। और तब इस बीज में अंकुरन फूटना शुरू हुआ तो आप देख रहे होंगे 2 भाग इसके अंदर है। एक जो ऊपर की तरफ जा रहा है और एक भाग ऐसा है जो कि नीचे की तरफ जा रहा है। तो ये जो ऊपर की तरफ जा रहा होता है भाग, इसको कहा जाता है प्लूम्यूल। इसको हम प्लूम्यूल के नाम से जानते हैं। इसको हम परांकुर कहते हैं। परांकुर के नाम से हम जानते हैं। और जो नीचे की तरफ जा रहा है इसको हम क्या कहते हैं? दिस पार्ट इज नोन एज द रेडिकल। इसको हम रेडिकल का नाम देते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? इसे हम मूलांकुर का नाम देते हैं। ठीक है, परांकुर, या फिर इसको हम क्या कहते हैं? इसी भाग को हम मूलांकुर कहते हैं। तो सबसे पहले अब ये जो आपका परांकुर है, ठीक है, प्लूम्यूल या फिर प्लूम्यूल को ही हम किस नाम से जानते हैं? परांकुर। तो ये जो परांकुर है इससे किसका जन्म होता है? इससे जन्म होता है स्टेम का, या फिर अगर हम तने का। और रेडिकल यानी कि मूलांकुर। और मूलांकुर से किसका जन्म होता है? मूलांकुर से जन्म होता है मूल का, यानी कि अगर हम बात करते हैं पौधे की जड़ का। ठीक है, अब ये धीरे 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 क्या करती है? ग्रो करती है। जो तना होता है, स्टेम होता है, ये कैसा होता है? आप सभी को पता है ये धनात्मक। ये किस तरीके का मूवमेंट ये शो करेगा? तो इसके अंतर्गत धनात्मक प्रकाशानुवृत्ति गति होगी। प्रकाशानुवृत्ति गति, प्रकाशानुवृत्ति गति को ये फॉलो करेगा। और तब की हम लोग रूट की बात करते हैं। मूलांकुर किस तरीके का भाग होता है? तो ये कैसा होता है? ये है आपका धनात्मक गुरुत्वानुवृत्ति। गुरुत्वानुवृत्ति की अगर हम बात करते हैं, गुरुत्वानुवृत्ति, और वो आपका प्रकाशानुवृत्ति वा अनु, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, धनात्मक ये कैसा है? फोटो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक, और ये पॉजिटिव जियोट्रॉपिक है। नेगेटिव, ये नेगेटिव में कौन सा होगा? नेगेटिव में फोटोट्रॉपिक हो जाएगा। नेगेटिव फोटोट्रॉपिक। और ये कैसा हो जाएगा? नेगेटिव जियोट्रॉपिक। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोनों चीजों की। क्लियर है? यहाँ से उद्गम हुआ है किसका? स्टेम का या फिर सिरे का। तो देखो पौधे में जैसे ये हमने एग्जाम्पल भी पढ़ा था कि ये जो पौधा है इसमें आप एक चीज देखना, 2 तरीके से इसमें कहा गया है। जो प्रकाश की तरफ जा रहा है तो ये ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है, तो इसको क्या कहा गया? ऋणात्मक गुरुत्वानुवृत्ति कहा गया है। और जो जमीन की तरफ जा रहा है धनात्मक गुरुत्वानुवृत्ति कहा गया है। ये प्रकाश की तरफ जा रहा है तो इसको क्या कहेंगे? धनात्मक प्रकाशानुवृत्ति।
प्रकाशानुवृत्ति इसको हम कहेंगे। ठीक है भाई? वही अगर हम बात करते हैं जो धनात्मक गुरुत्वानुवृत्ति है, तो ये किस डायरेक्शन में जा रहा है? प्रकाशानुवृत्ति के विपरीत दिशा में जा रहा है, तो हम इसको क्या कहेंगे? ऋणात्मक प्रकाशानुवृत्ति। ऋणात्मक प्रकाशानुवृत्ति इसको कहेंगे। तो ये 2 चीजें हैं जो आपको मुख्यतः यहाँ पर याद रखनी है। एक पौधे ने जन्म लिया। जब एक पौधे ने जन्म लिया तो अब जो पौधा है ये मुख्यतः 2 भागों में विभाजित हो जाएगा। प्लांट की अगर हम बात करते हैं, तो एक भाग जो जमीन से ऊपर है और एक भाग जो जमीन से नीचे है। तो जो जमीन से ऊपर का भाग होता है, देखो मूली के पेड़ पे टमाटर लग रहे हैं, देख रहे हो आप? पौधा मूली का लग रहा है नीचे से, अच्छा ये जड़ है, इसकी रूट है। मेरे को देखने में ऐसा लग रहा है जैसे मूली पे टमाटर लगा दिए। क्या बात है, अजब, मतलब गजब है। चलो, तो ये जो जमीन से ऊपर का भाग है, इस सारे के सारे वायवीय भाग को, ये जमीन से ऊपर वाला भाग क्या कहलाता है? ये सारा का सारा वायवीय भाग कहलाता है। और इस वायवीय भाग को हम किस नाम से जानते हैं? इसमें क्या आता है? सबसे पहले तना, तना आया, तने के अलावा फ्रूट्स आ गए, फल आ गए, पत्तियां आ गई और आपके फूल आ गए। ये सब किसके अंदर आते हैं? ये सब आपके शूट सिस्टम के अंदर आते हैं, जिसको हम जानते हैं प्ररोह तंत्र के नाम से। और जितना भाग जमीन के नीचे है, जमीन के नीचे क्या है? रूट्स है, रूट्स यानी कि मूल है। तो इसको क्या कहा जाता है? इसको जाना जाता है मूल तंत्र के नाम से। जैसे अलग अलग प्रकार के ऑर्गन सिस्टम हमारी बॉडी में, वैसे ही प्लांट के ऑर्गन्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक क्या कहा गया है आपको? रूट सिस्टम, और एक क्या कहा गया है आपको? शूट सिस्टम कहा गया है। रूट सिस्टम और शूट सिस्टम की अगर हम बात करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है सरकार? चलिए, देखो ये जो भाग है इसमें सबसे पहले हम लोग किसको उठाएंगे? सबसे पहला पार्ट उठाएंगे, रूट को उठाएंगे, जड़ों को उठाएंगे। सबसे पहले मूल को पढ़ना शुरू करेंगे। रूट की बात करते हैं, तो रूट किस तरीके का पार्ट होता है? टाइप ऑफ रूट की बात करें, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है रूट्स की, ये देख लेते हैं। तो इसको समझने से पहले एक छोटा सा पॉइंट मेरा ध्यान रखिएगा। हम लोग बात करेंगे रूट की, हम लोग बात करेंगे जड़ों की। जड़ों के बारे में पढ़ने से पहले इनके कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं कि भाई इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। आ जाइए। तो तब हम पढ़ने जा रहे हैं रूट के बारे में, यानी कि हम पढ़ने जा रहे हैं जड़ों के बारे में। सबसे पहले तो जड़ों का ओरिजिन कहाँ से हुआ है? अगर आपसे ओरिजिन पूछे जाए, उत्पत्ति पूछे जाए, उत्पत्ति हुई है भाई रेडिकल से। रेडिकल यानी कि अगर मैं बात करती हूँ मूलांकुर से, अब ये आप बहुत आसानी से बता सकते हैं किस तरीके का भाग है। तो जो रूट होता है पॉजिटिव जियोट्रॉपिक और नेगेटिव फोटोट्रॉपिक, शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, ये भी आप बता सकते हैं। सबसे पहले रूट का एक फीचर होता है, दे डू नॉट हैव द नोड्स एंड इंटरनोड्स। इनके पास गांठें अनुपस्थित होती है, गांठें नहीं होती है, गांठें नहीं पाई जाती है, नहीं पाई जाती है। यानी कि मैं सीधा क्या कहूं? नोड्स और इंटरनोड्स, नोड्स एंड इंटरनोड्स, नोड्स एंड इंटरनोड्स आर एब्सेंट। नोट्स और इंटरनोट्स जो होते हैं ये नहीं पाई जाती है, ये क्या होती है? एब्सेंट होती है। सबसे पहला पॉइंट तो यही हो गया। दूसरे पॉइंट की अगर मैं बात करती हूँ रूट्स में, रूट्स की जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं एपिब्लेमा। दैट इज कॉल्ड एज द एपिब्लेमा। एपिब्लेमा इसको कहा जाता है, यानी कि इसको हम क्या कहते हैं? एपिब्लेमा है सबसे ऊपर। फर्स्ट लेयर इज एपिब्लेमा, यानी कि इसको हम क्या कहते हैं? उपकला कहते हैं। उपकला, ये उपकला है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, या फिर उप त्वचा भी हम इसको कहते हैं, उपकला भी कहते हैं हम इसको। इसके बाद क्या आती है? मीजोडर्मा। इसके बाद आती है आपकी मीजो डर्मा, या फिर इसको क्या कहते हैं? मीजोब्लेमा, मीजोब्लेमा कहते हैं। तो ये मध्यस्थ कला है, इसको जाना जाता है मध्यस्थ कला के नाम से, मध्यस्थ कला। और इसके अंदर मेनली एपिब्लेमा होती है, मीजोब्लेमा होती है, एंडोडर्मा इसकी, या फिर एंडोब्लेमा इसके अंतर्गत नहीं होती है। तो मुख्यतः क्या है? एपिब्लेमा है, कुछ में मीजोब्लेमा होती है, सभी में मीजोब्लेमा भी नहीं होती है, और एंडोब्लेमा इनके अंतर्गत उपस्थित नहीं पाई जाती है। ये कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तब हम बात करते हैं रूट्स की। अब हम टाइप ऑफ रूट्स की बात करेंगे। देयर आर टू टाइप ऑफ रूट्स, दो प्रकार की होती हैं। एक होती है जिनको हम टैप रूट कहते हैं, ये है आपकी मूसला जड़। टैप रूट, या फिर जिनको हम किस नाम से जानते हैं? दीज आर द टैप रूट, या फिर इन्हीं को हम किस नाम से जानते हैं?
इन्हीं को हम जानते हैं मूसला जड़ों के नाम से। ये मूसला जड़ है, टैप रूट है। और वही अगर हम बात करते हैं दूसरी कौन सी होती है आपकी सेकंड टाइप, दैट विल बी एडवेंशियस रूट्स। और इन्हीं एडवेंशियस रूट्स को हम क्या कहते हैं, झाखड़ा जड़े। इनको कहा जाता है झाखड़ा जड़ों के नाम से हम जानते हैं। ये क्या कहलाती है आपकी, झाखड़ा जड़ कहलाती है। झाखड़ा जड़ हम इनको कहते हैं, एडवेंशियस रूट हम इनको कहते हैं। ठीक है, अब देखो इन दोनों में क्या पहचान है। तो हम बात करते हैं टैप रूट की, जमीन की गहराई में चली जाती है। इसमें क्या है, सेकेंडरी रूट है, टर्सरी रूट है इसके अंतर्गत। इसमें क्या होती है, इसमें आपकी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। इसमें क्या है, प्राइमरी है, एक जो रूट आती है वो प्राइमरी है, उसके बाद सेकेंडरी है, और सेकेंडरी में से जो निकल के जा रही है ये टर्सरी होती है। और इसके अंदर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी नहीं है। ठीक है, आप देख रहे हो ये फाइबर्स है, फाइबर्स की तरीके से होती है, यानी कि कैसी होती है, रेशेदार होती है। रेशेदार जड़ी होती है, जिनको हम किस नाम से जानते हैं, फाइब्रस रूट्स भी कहते हैं। ये कैसी है, फाइब्रस रूट्स भी कहलाती है, रेशेदार जड़ भी कहलाती है, रेशेदार मूल भी हम इनको कहते हैं। तो ये एडवेंशियस फाइब्रस रूट्स है। तो अब सबसे पहले कितने प्रकार की टैप रूट होती है, टैप रूट यानी कि अगर मैं बात करती हूँ मूसला जड़ें। तो देखो मूसला जड़ों की अगर मैं बात करती हूँ, कितने प्रकार की मूसला जड़ें पाई जाती हैं, आइएगा। तो सबसे पहले अगर देखो मैं टैप रूट में आपकी 4 टाइप की टैप रूट है, इसको ध्यान से देखिएगा। कौन-कौन सी 4 टाइप की है, आपको आई होप विजिबल होगा, बिल्कुल बढ़िया तरीके से विजिबल होगा। तो सबसे पहले देख रहे हो आप, सबसे पहले अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हो, फर्स्ट वन, तो जो सबसे पहली है ये है आपकी कॉनिकल रूट, यानी कि कैरेट। गाजर के अंतर्गत कौन सी रूट पाई जाती है, अगर मैं गाजर की बात करती हूँ तो गाजर, ये क्या है आपकी कॉनिकल रूट्स है, और इसके अंदर क्या है, गाजर है। गाजर के अंतर्गत कोनिकल पाई जाती है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, जिसको हम जानते हैं शंकु रूपी जड़ें। ये कैसी है, शंकु रूपी जड़ों के नाम से हम इनको जानते हैं। जो दूसरे प्रकार की होती है आपकी, ये फ्यूजिफॉर्म होती है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, तर्क रूपी जड़। और जो तर्क रूपी जड़ होती है ये कैसी होती है, देखो ये कोन के रूप में है, शंकु के रूप में है। ये ऊपर से पतली होती है, बीच में से चौड़ी होती है, नीचे से फिर चपटी हो जाती है, रेडिश, यानी कि अगर हम मूली की बात करते हैं। तीसरी प्रकार आती है आपकी नेपिफॉर्म, जिसको हम जानते हैं कुंभी रूपी जड़। इसको कुंभी रूपी जड़ कहा जाता है, टर्निप हो गया, बीटरूट हो गई, ये आ जाती है। घड़ीनुमा संरचना इनकी होती है। चौथी आती है न्यूमेटोपोरा, जिनको हम जानते हैं श्वसन जड़ों के नाम से। ये ऐसी जगह पर पाए जाते हैं जहां पर दलदली क्षेत्र होता है, दलदल के अंदर पाई जाती है, और दलदल के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी होती है। तो इसलिए ये ऊपर, ये सतह पर, दलदल की सतह पर फैली हुई होती है, इसीलिए इनको श्वसन जड़ें कहा जाता है। ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने के लिए ऊपर फैली हुई होती है, क्योंकि दलदल के अंतर्गत पानी कम होगा, तो उसमें तो इनको पानी मिलेगा नहीं, तो वहां पे तो पानी कम है, इसलिए ये उसके अंतर्गत फैली रहती है। ठीक है, चलो तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। इज इट, तो ये वाली हो गई। उसके बाद देखो न्यूमेटोपोरा में एग्जाम्पल क्या आते हैं, न्यूमेटोपोरा की एग्जाम्पल है आपके सुंदरी वृक्ष, लोटस हो गया, जैसे कमल हो गया, ये न्यूमेटोपोरा के अंदर आते हैं। इसके बाद तो सेकंड टाइप है आपकी एडवेंशियस रूट्स या फिर फाइब्रस रूट्स की हम लोग बात करें। फाइब्रस रूट्स में जो सबसे पहली है, दैट इज ट्यूबरस रूट्स। ट्यूबरस रूट हम किसको कहते हैं, ट्यूबरस रूट कहा जाता है कंदमूल को, कंदमूल। और इसमें क्या आती है, स्वीट पोटैटो आती है। स्वीट पोटैटो यानी जिसको हम शलकंद भी कहते हैं, शलकंद, तो इसको कंदमूल के अंतर्गत हम लोग रखते हैं। दूसरी आती है स्टिल्ट रूट। स्टिल्ट रूट को हम जानते हैं जटामूल के नाम से। जटामूल किसमें होती है, जैसे आपने गेहूं का पौधा देखा है, इस तरीके से जटाई निकली हुई होती है, इस तरीके से जटाई आपको मिलेगी, जैसे गन्ना हो गया, चावल हो गया। ठीक है, ये सारे क्या है, मोनोकोट है, ऑल दीज आर द मोनोकोट। ये भी ध्यान रखना है, सारे के सारे मोनोकोट है, जिनके अंदर एक बीज पत्री होता है। इसके अलावा अगर हम क्लाइंबिंग रूट्स की बात करते हैं, यानी कि अवरोही जड़ें, आरोही जड़ें, क्लाइंबिंग रूट्स किसे कहते हैं, आरोही जड़ें को कहते हैं। आरोही जड़ें यानी कि जो किसी दूसरे का सहारा लेकर के चलती हैं, जैसे क्रेपर्स हो गए, ग्रेप्स हो गए, यानी कि जितनी भी बेल होती है, मनी प्लांट की बेल हो गई। चौथा आता है पैरासाइटिक रूट। पैरासाइटिक हम किसे कहते हैं, परजीवी, जो बिना किसी दूसरे जीव को मारे हुए अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर करती है, जैसे अमरबेल, यानी कि कस्क्यूटा की हम लोग बात करते हैं, अमरबेल।
तो हमने क्या कहा था, पार्शियल रूट और कंप्लीट स्टेम पैरासाइट है। कैसी होती है, पार्शियल रूट पैरासाइट और कंप्लीट स्टेम पैरासाइट है। प्रॉप रूट, प्रॉप रूट किसे कहा जाता है, प्रॉप रूट कहा जाता है स्तंभ मूल को। मूल जैसे बैनियन आपने देखा है, बरगद का पौधा आपने देखा है, बरगद में क्या होती है, इस तरीके से जटाएं लटकी हुई होती है बरगद में। आप देखोगे इस तरीके से जटाएं लटकी हुई होती है, तो इसको क्या कहते हैं, स्तंभ। बच्चे क्या करते हैं, पकड़ के झूला झूल रहे होते हैं स्तंभ की तरह। तो इसीलिए इनको हम किस नाम से जानते हैं, स्तंभ जड़ों के नाम से जानते हैं, इनको हम जानते हैं प्रॉप रूट के नाम से। सॉरी। तो ये था आपका मेजरली। अगर हम टाइप ऑफ फ्रूट्स की बात करते हैं, इसमें एक और बचती है एरियल वाइवेजेट, जिसमें आता है ऑर्चिड, बहुत महंगा फूल आता है ऑर्चिड की अगर हम बात करें, ठीक है। तो ये तो बात हो गई रूट से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछ लेता है। स्टेम की बात करते हैं, तना। अब हम तने की बात करें, तना का ओरिजिन देखो कहाँ से हुआ है। तो ये कैसा है, नेगेटिव जियोट्रॉपिक होता है तना। ओरिजिन उत्पत्ति कहाँ से हुई है, प्लम्यूल से हुई है, परांकुर से हुई है। किससे हुई है, परांकुर से हुई है। परांकुर से इसकी उत्पत्ति होने के बाद ये कैसा होता है, निगेटिव जियोट्रॉपिक है, यानी कि ऋणात्मक गुरुत्वानुवृत्ति है। और ये ऋणात्मक गुरुत्वानुवृत्ति है। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं आप, ये पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक यानी कि धनात्मक प्रकाशानुवृत्ति है। ठीक है, कितने प्रकार की होती है, मुख्यतः 3 प्रकार की तने हमारे को देखने को मिलते हैं। कौन-कौन से 3 प्रकार के तने होते हैं ये देखिएगा। जब हम स्टेम की बात करते हैं, 3 प्रकार के आपके पाए जाते हैं। एक सबसे पहले अंडरग्राउंड, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, जिसको हम जानते हैं भूमिगत तना। अंडरग्राउंड स्टेम, या फिर इसको हम किस नाम से जानते हैं, इसको हम जानते हैं भूमिगत तना। ये है भूमिगत तना। दूसरा आता है ट्यूबर, ट्यूबर को हम कहते हैं मूल। ये कैसी है, आपकी आलू जो होती है, ये जड़ जो है ये कैसे आती है, ट्यूबर की फॉर्म में आती है। ठीक है, ये आती है आपकी शाकंद शाकंद मूल का, इनको क्या कहा जाता है, शाक शाकंद मूल, शाकंद मूल कहा जाता है ट्यूबर। पोटैटो जो आते हैं, बल्ब, बल्ब में कौन आ जाती है, बल्ब में आ जाती है आपकी अनियन और गार्लिक। अनियन हो गई या फिर गार्लिक हो गई, यानी कि प्याज और लहसुन की अगर हम बात करते हैं किसमें आती है, बल्ब में आ जाती है। राइजोम्स, राइजोम्स क्या होते हैं, राइजोम्स में नोड्स और इंटरनोड्स, आपने अदरक और हल्दी देखी है, ऐसे गांठें पाई जाती है, तो जिसके अंतर्गत गांठें मौजूद होती हैं। राइजोम्स में कौन सी आती है, जिंजर आती है, आपकी टर्मरिक आती है। जिंजर हम किसे कहते हैं, अदरक आता है। अदरक के अलावा टर्मरिक हम किसे कहते हैं, हल्दी को कहते हैं। कौन आती है, चौथे प्रकार की कौन, जिसके अंदर यम, यम कहते हैं अरबी को, और सैफरोन, अरबी और सैफरोन किसमें आती है, कौन में आती है। दूसरे प्रकार की होती है सब एरियल, जिसको हम अर्धवायवीय कहते हैं। इसको किस नाम से जाना जाता है, इसको जाना जाता है अर्धवायवीय के नाम से। अर्धवायवीय में ग्रास आती है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपका मिंट, जिसको हम पुदीना कहते हैं। पुदीना के साथ साथ आपका बैम्बू, कोरिएंडर, ये सब इसी में यहाँ जाएंगे। एरियल जो पूर्ण रूप से हवा में है, यानी कि वायवीय जड़ें। इनको वायवीय जड़ें नहीं है, ये वायवीय तना है। वायवीय तना यानी कि जो कंप्लीटली डेवलप्ड, जितने भी एंजियोस्पर्म्स हैं और जिम्नोस्पर्म्स हैं, जैसे मैंगो हो गया, नीम हो गया, पीपल हो गया, बबूल हो गया, लेमन हो गया, टेरिडोफाइटा हो गया, जिम्नोस्पर्म्स हो गए, एंजियोस्पर्म्स होते हैं। ये सारे के सारे किसमें आते हैं, इनका जो तना है एरियल है, जो कि हवा में है। तो ये 3 प्रकार के तने होते हैं। बात करेंगे पत्तियों की। पत्तियों में सबसे पहले जो हमें पढ़ना है, वी हैव टू डिस्कस द फोटोसिंथेसिस। देखो पत्तियों का रंग कैसा होता है, पत्तियों का रंग होता है हरा। हरा किसके कारण से होता है, पत्तियों का रंग जो है हरा रंग है, और ये हरा रंग किसके कारण से है, ये जो हरा रंग है इसका, ये क्लोरोफिल यानी कि हरित लवक के कारण है। और इस हरित लवक के अंतर्गत क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम नाम की धातु पाई जाती है। हरित लवक कहाँ पर होता है, आपको याद है हमने प्लास्टिड पढ़ा था, और प्लास्टिड में भी कौन सा प्लास्टिड था, क्लोरोप्लास्ट के अंतर्गत ये पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट के अंतर्गत ये पाया जाता है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट होता है, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। इसमें क्या होता है, ग्राना प्लास्टिड होता है, एक स्ट्रोमा प्लास्टिड होता है। इसके अंदर जो लिक्विड होता है, येलो कलर का जो लिक्विड होता है, येलो कलर का एक फ्लूइड होता है, उसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रोमा प्लास्टिड कहते हैं। फ्लूइड जो पाया जाता है, द्रव जो पाया जाता है, उसको हम स्ट्रोमा प्लास्टिड कहते हैं। और इसी स्ट्रोमा प्लास्टिड के अंदर छोटे छोटे क्या होते हैं, ग्राना प्लास्टिड होते हैं।
तो ये भी किसमें पाया जाता है? तो ग्राना प्लास्टिड के अंदर पाया जाता है। ठीक है? किसके अंदर पाया जाएगा? ग्राना प्लास्टिड के अंतर्गत पाया जाएगा। इसका काम क्या होता है? पत्तियों के 2 काम है, एक तो ट्रांसपिरेशन और दूसरा काम क्या है? दूसरा काम होता है फोटोसिंथेसिस। ट्रांसपिरेशन और फोटोसिंथेसिस। ठीक है? प्रिपरेशन ऑफ फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के माध्यम से भोजन का निर्माण। दूसरा काम है ट्रांसपिरेशन, जिसको हम क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन। दूसरा काम है इसका वाष्पोत्सर्जन का। और वाष्पोत्सर्जन किस कारण से होता है? सक्शन पुल के कारण होता है। यानी कि तब ट्रांसपिरेशन होगा। ट्रांसपिरेशन क्या करता है? पानी को खींचता रहता है, खींचता रहता है, खींचता रहता है। जैसे जैसे तापमान बढ़ता है, पानी जो है आपका हवा में उड़ जाता है भाप बन करके। एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ये 3 काम है मुख्यतः पत्तियों के। ठीक है? अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, जितने भी पादप है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं। ऑटोट्रॉफिक में सबसे इंपॉर्टेंट आता है फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। तो ये प्रकाश संश्लेषण को की प्रक्रिया को पूर्ण करते हैं, तो पादप क्या करते हैं? लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट करते हैं? केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। मेजर कंपोनेंट, मुख्य घटक कौन कौन से हैं प्रकाश संश्लेषण के? आपसे प्रकाश संश्लेषण के मुख्य घटक पूछे तो जो मुख्य घटक होते हैं, 3 मुख्य घटक है। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और क्लोरोफिल। सनलाइट की हमें उतनी आवश्यकता नहीं होती। सनलाइट इज नॉट मेजर कंपोनेंट। सनलाइट इज द रिक्वायरमेंट फोटोसिंथेसिस बट इट इज नॉट द मेजर कंपोनेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अगर हम बात करते हैं फोटोसिंथेसिस रिएक्शन की, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के साथ रॉ रिएक्शन में, तो इसको 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर कर लीजिएगा। 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के साथ कंबाइंड होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। ठीक है? ये क्या बनाएंगे? पीजीए। इसको अभी तो 6 ही रहने दो, बाद में 12 होंगे फाइनल में, 6 ही रहने दो अभी। क्लोरोफिल, हरित लवक। तो ये सबसे पहले क्या बनाते हैं? पीजीए बनाते हैं। व्हाट इज पीजीए? थ्री फोस्फोग्लिसरील एल्डिहाइड, जो कि फोटोसिंथेसिस का रॉ प्रोडक्ट होता है, फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण का जो कच्चा उत्पाद है वो क्या है? पीजीए है। फिर यही पीजीए क्या करता है? आपने पीएआर पढ़ा है, जिसमें अलग अलग वेवलेंथ वाली सनलाइट को एब्जॉर्ब किया जाता है। एब्जॉर्ब कर करके पीजीए क्या करता है? सनलाइट को एब्जॉर्ब हुआ, और एब्जॉर्ब करने के बाद यहाँ पर फाइनली ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन एनवायरमेंट में रिलीज हो जाती है। तब हम फाइनल रिएक्शन को इसको लिखते हैं, तो ये क्या हो जाता है? 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 12 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के साथ कंबाइंड होते हैं, और ये मिलकर के क्या बनाते हैं? ये C6H12O6 प्लस 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन जो है एनवायरमेंट में रिलीज हो जाते हैं। ठीक है? अब आपसे पूछा जाए प्रकाश संश्लेषण का कच्चा उत्पाद कौन सा है? दैट इज 3 फोस्फोग्लिसरील एल्डिहाइड पीजीए। अब देखो, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स है, एक एक पॉइंटर बहुत इंपॉर्टेंट। पीजीए इज द रॉ प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। रॉ प्रोडक्ट का मतलब क्या है? यह कच्चा उत्पाद है। इसके साथ साथ पहला फर्स्ट अनस्टेबल प्रोडक्ट है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण का सबसे पहला अस्थायी, अगर हम बात करते हैं अस्थाई जो तत्व बना है, वो भी कौन सा है? अस्थाई तत्व जो बना है वो भी आपका पीजीए होता है। जो स्टेबल प्रोडक्ट होता है, जैसे ही प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पूर्ण होती है, स्टेबल प्रोडक्ट जो बनता है, स्थायी तत्व जो यहाँ पर बनता है, स्थायी उत्पाद जो यहाँ पर बनता है, वो बनता है ग्लूकोज। C6H12O6 हेक्सोज है ये। कार्बन के 6 मॉलिक्यूल, तो कैसा कार्बोहाइड्रेट है? इट इज अ हेक्सोज कार्बोहाइड्रेट। कुल मिलाकर के पादप क्या करते हैं? ये क्या करेंगे? सिंपली यहाँ पर लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है? किस तरीके का रिएक्शन होता है? कैटाबोलिक रिएक्शन होता है, जहां पर एनर्जी रिलीज होती है। इसके साथ साथ ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है, और रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? जहां पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साइमल्टेनियसली चल रहे हो, यानी कि ऑक्सीकरण भी हो, यहाँ पर उपचय और उपापचय की दोनों प्रक्रियाएं एक साथ चल रही हो, उसको हम रिडक्शन कहते हैं। पापचयन प्रक्रिया। देखो फोटोसिंथेसिस में होता क्या है? तो ये जो फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस में बेसिकली क्या होगा? 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड किसके साथ कंबाइंड होते हैं? 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के साथ रॉ में, और फाइनल में कितने हो जाएंगे? फाइनल में आपके जो होते हैं 12 मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। तो इसको यहाँ पर दो चीज है, एक ऑक्सीडेशन हो रहा है, एक रिडक्शन हो रहा है। तो इसको मैं कुछ ऐसे समझाती हूँ आपको, इसमें ध्यान रखना ऑक्सीडेशन रिडक्शन को। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड किसका क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का
रिडक्शन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड गोस फॉर रिडक्शन, और तभी रिडक्शन के लिए जाती है तो यहाँ पर किसके फॉर्मेशन होते हैं, यहाँ निर्माण होता है ग्लूकोज का। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का उपचयन हो रहा है, रिडक्शन अपचयन हो रहा है, जिसमें क्या हो रहा है, ग्लूकोज का निर्माण हो रहा है। और ये जो वाटर मॉलिक्यूल होता है, तो ये वाटर मॉलिक्यूल वैसे H2O नेगेटिव में ब्रेक होना चाहिए, बट ये ऐसे ब्रेक नहीं होता है। ये कैसे ब्रेक होगा, H प्लस ओ एच नेगेटिव, H पॉजिटिव प्लस ओ एच नेगेटिव में ब्रेक होता है। और यहीं से जो हाइड्रोजन निकली है इस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जाकर के चिपक जाती है। फोटोसिंथेसिस रिएक्शन की मैकेनिज्म दी हुई है, जिसमें सबसे पहला क्या है, तो सबसे पहले क्या होता है, अब्सॉर्बिंग ऑफ सनलाइट। सबसे पहले प्लांट्स क्या करते हैं, क्लोरोफिल सनलाइट को अब्सॉर्ब करता है। सनलाइट को अब्सॉर्ब करने के बाद इस वाटर मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होता है। वैसे मजा नहीं आता, मजा तो लिख के ही पढ़ाने में आता है। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के अंतर्गत सबसे पहले क्या होगा, वाटर का ऑक्सीजनेशन होता है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीजनेशन, ऑक्सीजनेशन, ऑक्सीजनेशन वाटर, यानी कि इसका मतलब क्या, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। जल का कण टूट जाएगा। सबसे पहले प्रक्रिया सबसे पहले क्या होगा, सनलाइट को एब्जॉर्ब किया, सूर्य की प्रकाश को का अवशोषण, और दूसरी जो स्टेप होगी यहाँ पर क्या होगी, जल के कण का टूटना। जल का कण जो है ये टूट जाएगा, और तब ये टूटेगा, तो ये किस में टूटेगा, तो ये आपका जो वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल टूटा H पॉजिटिव प्लस ओ एच नेगेटिव के अंदर। क्या था यहाँ पर, थर्ड जो स्टेप आता है, दैट विल बी रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब क्या होगा, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ग्लूकोज, इनटू ग्लूकोज। तो अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये जो हाइड्रोजन रिलीज हुई है, यही हाइड्रोजन किसके साथ जाएगी, 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जाकर के कंबाइंड होगी और C6H12O6 बनाएगी। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ चल रही है। ऑक्सीडेशन किसका हुआ है यहाँ पर, अगर हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन जो हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल का, और रिडक्शन किसका हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, अब जाकर के यहाँ पर फाइनली क्या बनता है, फिर इसके बाद फाइनली जाकर के किसकी फॉर्मेशन होगी, फाइनली जाकर के 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 12 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के साथ कंबाइंड हुए इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल के साथ साथ अगर मैं बात करती हूँ सनलाइट, तो इन्होंने किसकी फॉर्मेशन कर दी, इन्होंने फॉर्मेशन कर दी C6H12O6, और 6 मॉलिक्यूल यहाँ पे एनवायरमेंट में रिलीज हो गए। ये जो एनवायरमेंट में ऑक्सीजन आई है, ये कहाँ से आई है, फ्रॉम द स्प्लिटिंग ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल। तो हवा में जो ऑक्सीजन हम छोड़ रहे हैं, ये उसी जल के कण से है, जिस जल के कण को मूल रेशो ने अवशोषण किया था ऑस्मोसिस प्रक्रिया के माध्यम से। ठीक है, फोटोसिंथेसिस में क्या चाहिए, फोटोसिंथेसिस में हमें आवश्यकता है जल की, हमें आवश्यकता है पानी की। इस वाटर का एब्जॉर्प्शन कौन करता है, तो ध्यान रखिएगा, ये हमारा रूट का स्ट्रक्चर है। अगर हम जड़ की बात करते हैं, तो इसमें क्या देख रहे हो, बहुत सारे आपको रूट्स दिखाई दे रहे हैं। इसमें जो ये रूट की देख पा रहे हो, यहाँ पर क्या है, बहुत सारे रूट हेयर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, जिनको हम किस नाम से जानते हैं, मूल रेशो के नाम से जानते हैं। और यही मूल रेशे क्या करते हैं, जल का अवशोषण करते हैं। तो जड़ के बाल, यानी कि जड़ के मूल की अगर हम बात करते हैं, मूल रेशे जिनको कहा जाता है, मूल रेशे क्या करते हैं, प्राशरण की प्रक्रिया के माध्यम से भूमिगत या फिर केश नलीय जल, यानी कि जमीन के अंदर जो पानी होता है, जमीन के अंदर जो पानी होता है उसको केश नलीय जल कहा जाता है, केश नलीय खनिज कहा जाता है। और केश नलीयता की प्रक्रिया, कैपिलरिटी के प्रोसेस के थ्रू ही ये क्या करते हैं, सारे के सारे भूमिगत जल को, भूमिगत खनिज को ये अवशोषण कर लेते हैं। सारा तो नहीं, जिनके जितनी इनको रिक्वायरमेंट है, कोशिका जल और खनिजों को अवशोषित करते हैं। ठीक है, और फिर ये जाइलम ऊतक के माध्यम से कोशिका तत्व कोशिकात्व या फिर केश नलीयता कहा जाता है, केश नलीयता की क्रिया के द्वारा जड़ों से पत्तियों तक पानी को पहुंचा दिया जाता है। ठीक है, सबसे पहले क्या किया, मूल रेशो ने अवशोषण किया प्राशरण की प्रक्रिया के माध्यम से, और केश नलीयता की प्रक्रिया के माध्यम से उसको चोटी तक हमने पहुंचा दिया। ये सिंपली यहाँ पर
कह रहा है। ठीक है, दिस इज व्हाट हियर। नाउ उसके बाद अगर हम बात करते हैं, तो ये आपको फोटोसिंथेसिस का इतना प्रोसेस समझ आ गया होगा। आई होप बिल्कुल समझ आ गया है, यस और नो। चलिए, तो दिस इज द रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन रिलीज हो गई। रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल, तो क्या बन गया, ग्लूकोज बन गया। फिर हम ऑक्सीजन के अमाउंट को बढ़ा दें, ठीक है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ा दिया जाए तो जो फोटोसिंथेसिस रेट होता है वो डिक्रीज कर जाता है, और इसी प्रभाव को हम वुरबर्ग्स प्रभाव के नाम से जानते हैं। दो प्रकार का फोटोसिंथेसिस होता है, एक होता है लाइट रिएक्शन और दूसरा होता है डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन जिसको हम किस नाम से जानते हैं, जिसको हम हिल्स रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। लाइट रिएक्शन कहां पर होता है, लाइट रिएक्शन चलता है सनलाइट की प्रेजेंस में। तो सनलाइट की प्रेजेंस में कौन सा रिएक्शन होता है, तब हम सनलाइट की बात करें, ध्यान रखिएगा, सनलाइट की प्रेजेंस में, लाइट की उपस्थिति में होता है लाइट रिएक्शन, जिसको हिल्समैन्स रिएक्शंस के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो लाइट रिएक्शन है ये कहां पर चलता है, तो ये आपका चलेगा किसके अंदर, ये चलता है ग्राना प्लास्टिड के अंदर। ग्राना प्लास्टिड, ना कि स्ट्रोमा प्लास्टिड के अंदर। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ये कहां पर चलेगा, दैट विल बी इनसाइड द ग्राना प्लास्टिड। और ग्राना प्लास्टिड के भी थाइक्लोइड में चलता है, तो उसको तो हमें पढ़ने की जरूरत नहीं, ग्राना प्लास्टिड के अंदर होता है। और डार्क रिएक्शन जो होता है इसको हम ब्लैकमिन्स रिएक्शन के नाम से जानते हैं। ध्यान रखिएगा ये कहां पर चलता है, तो ये चलता है आपका स्ट्रोमा प्लास्टिड के अंदर। ये उल्टा लिख दिया गया है, ग्राना और स्ट्रोमा की अगर हम बात करते हैं, तो ये क्या है, ग्राना प्लास्टिड है, और ये क्या है, यहाँ पर स्ट्रोमा प्लास्टिड है। तो अब लाइट रिएक्शन के अंदर क्या होती है, ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है, और यहाँ पर किसकी फॉर्मेशन होती है, डायरेक्ट एनर्जी बनती है। डायरेक्ट एनर्जी बनेगी यानी कि सीधा यहाँ पर एटीपी और एडीपी के फॉर्म में ऊर्जा का निर्माण होता है। लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं, लाइट रिएक्शन को क्या कहा जाता है, प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला जो प्रकाश संश्लेषण है, और हिंदी में भी हिलमेंस रिएक्शन कहा जाता है। और डार्क रिएक्शन को सनलाइट की एब्सेंस में यानी कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला ब्लैकमेन्स रिएक्शन हम इसको कहते हैं। ब्लैकमेन्स की अभिक्रिया, ब्लैकमैन की अभिक्रिया है ना, काले मैन की, ब्लैकमैन नाम है ये इनका। ठीक है, फिर आपसे कलर में पूछा जाए तो किसमें होता है, तो लीव्स जो होती है वो रेड और ब्लू कलर की लाइट को क्या करती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। सबसे कम किसको करती है, ग्रीन को करती है। फोटोसिंथेसिस रेट होता है, फोटोसिंथेसिस रेट की अगर हम बात करते हैं तो ये कैसे चलेगा, ध्यान रखिएगा। फोटोसिंथेसिस रेट सबसे ज्यादा किसमें होता है, सनलाइट में होता है। सनलाइट के बाद येलो या लाइट या फिर व्हाइट लाइट होता है। कलर में कंपैरिजन किया जाता है तो ये रेड में और ग्रीन कलर में ज्यादातर कंपैरिजन करता है। ठीक है, तो मैक्सिमम किसमें होगा, रेड और ग्रीन में। रेड, ऑरेंज, येलो, आपका ब्लू, इंडिगो, वॉयलेट, ग्रीन, ये सीक्वेंस रहती है। सबसे कम फोटोसिंथेसिस रेट किसमें होता है, ग्रीन लाइट में होता है। सबसे ज्यादा सनलाइट में होता है। कलर में अगर कंपैरिजन करें तो ये है कलर की सीक्वेंस, पूरा का पूरा विबग्योर आपके सामने है। मैक्सिमम सबसे ज्यादा जो प्रकाश संश्लेषण है वो फाइटोप्लैंक्टन्स, जिनको हम एक्वेटिक प्लांट्स या फिर इनको क्या कहा जाता है, पादप पल्वक कहा जाता है। सबसे ज्यादा पादप पल्वक के द्वारा ही किया जाता है। और लगभग अगर मैं बात करती हूँ 90% ऑफ द फोटोसिंथेसिस जो है पादप पल्वक करते हैं, मात्र 10% है जो कि टेरेस्ट्रियल प्लांट या फिर इनको हम किस नाम से जानते हैं, भूमिगत पादप कर पाते हैं। भूमिगत पादप की अगर हम बात करते हैं, ठीक है सरकार। तो ये था फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड जितना भी इंपॉर्टेंट पार्ट था जो आपको याद रखना है। ओके, चलिए। तो अब देखो यहाँ पर लीव्स में यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो लीव्स के ऊपर ये जो पत्ती होती है, इस पत्ती के ऊपर ना मेनली 4 प्रकार के छिद्र पाए जाते हैं। स्टोमेटापोर, जिनको हम क्या कहते हैं, रंध्र के नाम से जानते हैं, जिनको हम रंध्र कहते हैं। रंध्र इनको कहा जाता है। क्यूटिकल्स क्या कहलाते हैं, क्यूटिकल्स को हम क्या कहते हैं, उप चर छोटे 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 होते हैं, तो इनको क्या कहा जाता है, उपरंध्र के नाम से हम लोग जानते हैं। और लेंटिकल्स क्या कहलाते हैं, लेंटिकल्स को हम लोग कहते हैं वायुरंध्र, इनको वायुरंध्र कहा जाता है। और हाइड्रोथोट्स को हम किस नाम से जानते हैं, जल रंध्र के नाम से जानते हैं। ठीक है, पत्तियों के सरफेस पर पाए जाने वाले जो स्टोमेटापोर्स है, पत्तियों पर सबसे ज्यादा जो पाए जाते हैं लीव्स पर, वो स्टोमेटापोर्स होते हैं कुछ इस तरीके से।
समथिंग लाइक दिस, कुछ इस तरीके से स्टमेटापोर्स पाए जाते हैं। तो ये जो स्टमेटापोर्स होते हैं, सबसे ज्यादा ट्रांसपिरेशन वाष्पोत्सर्जन जो होता है वो किसके माध्यम से होता है? स्टमेटा के माध्यम से होता है। 8% स्टेम पर क्यूटिकल्स होते हैं। इसके अलावा 1% लीव्स के द्वारा और लगभग 1% जो होता है हाइड्रोथोड्स के द्वारा जल बाहर आता है पादपों से, यानी कि ट्रांसपिरेशन होता है, वाष्पोत्सर्जन होता है। ठीक है। अब इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दैट ट्रांसपिरेशन रेट कब ज्यादा होती है, कब कम होती है, यानी कि वाष्पोत्सर्जन दर। तो सबसे कम तब बहुत ज्यादा तापमान होगा, ह्यूमिडिटी आर्द्रता बहुत कम होगी। समर के गर्मियों के मौसम में सबसे ज्यादा ट्रांसपिरेशन रेट होता है, वाष्पोत्सर्जन दर उच्च कब होता है? तो गर्मी के मौसम में होता है, दोपहर के समय पर रहेगा, हॉट डेजर्ट के अंदर रहेगा, यानी कि गर्म मरुस्थल के अंदर होता है। मिनिमम कब होगा? तो लो कब रहता है? तो लो टेम्परेचर, तब टेम्परेचर बहुत कम है, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है, आर्द्रता आर्द्रता यानी कि नमी बहुत ज्यादा है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं विंटर, सर्दियों के मौसम में नाइट में, रात के समय पर होता है, या फिर अर्ली मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग होता है स्पेसिफिकली सबसे कम, और कोल्ड डेजर्ट में सबसे कम होता है ट्रांसपिरेशन रेट। ये ध्यान रखिएगा। दीज आर द स्टमेटापोर्स। ये जो स्टमेटापोर्स होता है, इस स्टमेटापोर्स के अंतर्गत ये, इनके अंदर मूवमेंट पॉसिबल है, तब ये बंद होते हैं खुलते हैं, बंद होते हैं खुलते हैं। ठीक है। ये तब बंद होंगे खुलेंगे तो इनके अंदर सबसे पहले दो प्रकार की सेल्स है। ये जो बीच में आप देख पा रहे हो, दिस इज कॉल्ड एज द स्टमेटापोर, ये स्टमेटापोर है। बाहर की तरफ क्या है? ये गार्ड सेल है, और गार्ड सेल के बाहर कौन सी है? सब्सिडरी सेल। ये वाला स्टमेटापोर है, ये है गार्ड, ये स्टमेटापोर, ये गार्ड सेल, और ये क्या है? सब्सिडरी सेल। ठीक है। सब्सिडरी सेल को हम क्या कहते हैं? सहायक कोशिका कहते हैं। ये है सहायक कोशिका। गार्ड सेल को हम क्या कहते हैं? गार्ड कोशिका कहते हैं। और स्टमेटापोर की अगर मैं बात करती हूँ तो ये क्या कहलाते हैं? ये रंध्र कहलाते हैं। ठीक है। देखो होता क्या है, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो ये क्वेश्चन आपका बीपीएससी में ऑलरेडी पूछा भी जा चुका है, तो ध्यान रखिएगा। यानी कि जिसने मुझसे पहले साइंस पढ़ी होगी, कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि जो आपका छूट जाए। बायो से तो मैं कहती हूँ, बायो के कंप्लीट साइंस की मैं बात करती हूँ, आप क्वेश्चन छोड़ ही नहीं सकते हैं। इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, अब इसके पास एक्सेस वाटर है, प्लेंटी ऑफ वाटर है, तो ऐसी स्थिति में जो वाटर का मूवमेंट है, यानी कि वाटर की क्वांटिटी पर ही डिपेंड करता है, ये बंद होगा या फिर खुलेगा। तो इसके पास प्लेंटी ऑफ वाटर होता है, एक्सेस ऑफ वाटर होता है, तो वाटर का मूवमेंट कहाँ से कहाँ होता है? तो ये कहाँ से? आपका सब्सिडरी सेल से गार्ड सेल की तरफ होता है, और गार्ड सेल से स्टमेटापोर के थ्रू ये इवेपोरेट हो जाएगा। ठीक है। तो यानी कि ओपनिंग ऑफ द स्टमेटापोर, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टमेटापोर, ये बंद हो रहा है और खुल रहा है, यानी कि रंध्र का खुलना। ठीक है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग, इसको कौन कंट्रोल करेगा? ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टमेटापोर, इसको कौन कवर करता है? तो इसको कवर करने का काम किसका है? इसको कवर करने का काम होता है, इसको कंट्रोल करती है गार्ड सेल। ठीक है। जो गार्ड कोशिका होती है, गार्ड सेल कवर करती है, इसको कंट्रोल करती है, और ये इसके अंतर्गत जल की मात्रा कितनी है उस पर निर्भर करता है। अगर इसके पास बहुत ज्यादा जल है तो वाटर का जो मूवमेंट है कहाँ से कहाँ चल रहा है? ये आपका गार्ड सेल से सब्सिडरी सेल की तरफ हो रहा है। इन केस ऑफ एक्सेस वाटर, वाटर इज मूव्ड फ्रॉम द, वाटर कहाँ से कहाँ मूव करेगा? तब बहुत ज्यादा पानी है तो सब्सिडरी सेल से गार्ड सेल की तरफ, गार्ड सेल से इवेपोरेट हो जाएगा। बट अगर पानी कम होगा तो ये रिवर्स, इसका वाइस वर्सा हो जाएगा। पानी की कमी है तो तब कहां पर? तो वाटर जो है गार्ड सेल से सब्सिडरी सेल की तरफ जाएगा, और स्टोमेटापोर क्लोज हो जाएगा। इस स्थिति में जो होगा, स्टोमेटापोर जो होता है क्लोज हो जाता है। अगर सामान्य पादप होते हैं वो क्या करते हैं? अपने रंध्र को बंद कर लेते हैं वाष्पोत्सर्जन दर को कम करने के लिए। बट ऐसे पौधे जो कि डेजर्ट में है, मरुस्थलीय पादप है, इन्होंने क्या किया? इनके अंदर तब वाष्पोत्सर्जन दर बहुत, एक तो पानी नहीं है, तापमान बहुत ज्यादा है, वाष्पोत्सर्जन हाई है यहाँ पर, और एब्जॉर्प्शन यानी कि अवशोषण दर बहुत कम है। ऐसी स्थिति में इन पादपों ने क्या किया? इन्होंने अपने आप को मॉडिफाई कर लिया। लीव्स ने, पत्तियों ने खुद को मॉडिफाई करना शुरू किया, और कुछ ने तो क्या किया, अब इनके सतह पर जहां जहां स्टोमेटापोर्स थे वहां पर स्पाइन्स डेवलप हो गए, वहां पर कांटे डेवलप हो गए। जैसे अगर हम बात करते हैं, आपने एलोवेरा देखा है, छोटे छोटे कांटे होते हैं ना, तो जो छोटे छोटे कांटे आ गए, स्पाइन्स आ गए, कांटे आ गए। या फिर जैसे कैक्टस की हम लोग बात करें, कैक्टस ने तो अपने आप को पूर्ण रूप से झाड़ी में ही तब्दील कर लिया है।
तो रेगिस्तान में इसीलिए झाड़ियाँ सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं क्योंकि रेगिस्तान में पानी कम है, तापमान बहुत ज़्यादा है। ट्रांसपिरेशन वाष्पोत्सर्जन को कम करने के लिए इन पादपों ने समय के साथ अपने आप को बदल लिया है। सिर्फ इंसान ही ऐसा है जो समय के साथ खुद को नहीं बदल पाता है। ठीक है? अब एक और चीज़ ध्यान रखिएगा गटेशन। गटेशन क्या होता है? एक ऐसी स्थिति कभी भी आपने देखा है सुबह-सुबह अगर आप गुलाब की पत्तियों को देखोगे या फिर पेड़ की पत्ती देखोगे, अच्छा पानी की बूंदें लटकी हुई नज़र आती है, ओस की बूंदें। इसको हम क्या कहते हैं? गटेशन कहते हैं। और ये जो गटेशन होता है स्पेसिफिकली अगर हम बात करते हैं, ये कब होता है? सुबह के समय पर होता है। जिस समय पर अवशोषण दर बहुत ज़्यादा है और जल का ट्रांसपिरेशन रेट बहुत कम है, यानी कि वाष्पोत्सर्जन दर कम है और अवशोषण दर बहुत ज़्यादा है। पानी खींचे जा रहा है, खींचे जा रहा है, खींचे जा रहा है पौधा और भाप बन के उड़ नहीं रहा है। तो ऐसी स्थिति में भाई क्वांटिटी तो उतनी लिमिटेड कैपेसिटी है, ज़्यादा कैसे ले लेगा? ऐसी स्थिति में क्या होता है पत्तियों के कॉर्नर पर छोटे-छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिनको जलरंध्र कहते हैं। ये खुलते हैं और इनके माध्यम से लिक्विड के फॉर्म में गटेशन क्या होता है तब द्रव के रूप में पादपों से पानी बाहर आना शुरू हो जाता है। तो ट्रांसपिरेशन में गैस के रूप में बाहर निकलता है और गटेशन में क्या होता है द्रव के रूप में बाहर निकलता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है? तो ये कंडीशंस है इसकी। तो ये था आपका मेनली जो पार्ट है। इज इट? और दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जहां पर नाइट्रोजन की कमी है, नाइट्रोजन डेफिशिएंट सोयल के अंतर्गत होता था पानी की कमी। जहां नाइट्रोजन की कमी है या फिर जहां पर न्यूट्रिएंट्स की कमी है, पोषक तत्वों की कमी है, ऐसी जगहों पर जो है इंसेक्टिवोरस प्लांट यानी जिनको हम किस नाम से जानते हैं कीटनाशक पौधे, कीटनाशक पादपों ने जन्म ले लिया है। जैसे पिक्चर प्लांट की बात करते हैं, हम युक्टिबुलेरिया की बात करते हैं, युक्टिबुलेरिया हो गया। युक्टिबुलेरिया के अलावा विनस फ्लाई ट्रैप जिसको हम निपेंथिस भी कहते हैं। तो ये क्या करते हैं इंसेक्ट्स को ट्रैप कर लेते हैं, छोटे कुछ-कुछ फेरोमोन्स रिलीज करते हैं, खुशबूदायक सुगंधित केमिकल्स को ये रसायनों को ये रिलीज करते रहते हैं और उन्हीं में फँस करके कोई भी इंसेक्ट इसमें आ जाता है। इंसेक्ट की जो कोशिका होती है किससे बनी होती है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस से मिलकर के बनी है। तो जिसकी आपूर्ति थी उसकी पूर्ति को ये पूरा कर लेते हैं। इवन सांप जैसे या फिर छो इंसेक्ट्स को ये ट्रैप करते रहते हैं, स्नेक तक को भी ये ट्रैप कर लेते हैं। छोटा-मोटा सांप का बच्चा है तो आपने देखा होगा डिस्कवरी वगैरह पे वीडियोज़ आती रहती हैं। ठीक है? तो ये हो गया आपका फोटोसिंथेसिस। अब आते हैं फ्लावर पर। अगर हम फ्लावर की बात करते हैं, फूल की बात करते हैं, तो ये है मुख्यतः फूल। इसको देख पा रहे होंगे कितने भागों में डिवाइडेड है। सबसे पहले ये क्या है थैलेमस, दिस इज अ थैलेमस, इसको हम क्या कहते हैं थैलेमस। और थैलेमस क्या है? ये पुष्पाशन है, इसको क्या कहा जाता है? थैलेमस को कहा जाता है पुष्पाशन। चलो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको कराया जाए। यस ऑफ कोर्स ये आपको कराया जाए। चलिए आते हैं जल्दी से यहाँ पर थैलेमस। थैलेमस को क्या कहा जाता है? थैलेमस को कहा जाता है पुष्प आसन। यह है पुष्प आसन। ठीक है? थैलेमस और इसके ऊपर क्या होता है? इसके ऊपर ये जो देख पा रही हो दिस इज ओवेरी जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम कहते हैं अंडाशय। ठीक है? इसके बाद सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर ये ग्रीन कलर की जो पत्तियाँ आप देख पा रहे हो, इनको हम क्या कहते हैं? इनको ये सेपल्स कहलाती है। ये क्या कहलाती है? पंखुड़ी कहलाती है। ठीक है? या फिर इस सेपल्स को हम लोग क्या कहते हैं? ये हरे रंग की जो पत्तियाँ हैं, इनको सेपल्स कहा जाता है। और ये जो रंग-बिरंगी पंखुड़ी है, ठीक है? ये क्या कहलाती है? पीटल्स कहलाती है और इनको हम क्या कहते हैं? पंखुड़ी कहते हैं। रंग-बिरंगी पंखुड़ी ये कहलाती है, जो क्या करती है? इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करती हैं अपनी तरफ। ठीक है? ये जो आप भाग देख पा रहे हो, ये पूरा का पूरा, इस पूरे के पूरे पार्ट को क्या कहा जाता है? ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? जिसको हम पिस्टल या फिर कार्पेल कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है? पिस्टल या फिर कार्पेल कहा जाता है। इसको हम किस नाम से जानते हैं? ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इसके बाद दूसरा कौन-सा आता है? ये जो देख पा रहे हो, ये कौन से है? ये है आपके मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसमें आता है स्टैमेन। इसमें आ जाता है स्टैमेन। स्टैमेन को हम क्या कहते हैं? तंतु कहते हैं। स्टेमेन किस में आ जाता है? स्टेमेन आता है ये पुरुषों के अंतर्गत पाए जाने वाला मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, मेल फ्लावर का पार्ट है ये। ठीक है? चलिए, यहाँ पर सबसे पहले आ जाओ। देखो, पार्ट ऑफ फ्लावर की हम लोग बात करते हैं। जो सेपल्स होते हैं, सेपल्स हम किसे कहते हैं? सेपल्स। सेपल्स जो है हरे रंग की जो पत्तियाँ होती हैं, हरे रंग की जो पत्ती है, तो एक पत्ती को हम सेपल कहते हैं और बहुत सारी पत्तियों को हम कैलिक्स कहते हैं। इसके समूह को कैलिक्स कहा जाता है, साइंटिफिक टर्म है।
एक पंखुड़ी को हम क्या कहते हैं? पंखुड़ी कहते हैं, बहुत सारे पंखुड़ी के समूह को क्या कहा जाता है? कोरोला कहा जाता है। इंग्लिश, हिंदी दोनों भाषाओं में नाम सेम होगा। ठीक है, पिस्टिल, पिस्टिल को हम लोग क्या कहते हैं? कार्पेल कहते हैं। तो ये क्या होता है? ये कहलाता है पुष्पकुंज। पुष्पकुंज कहलाता है ये शायद। हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है एग्जैक्टली क्या कहते हैं। पिस्टिल और कार्पेल, ये क्या है? ये आपका गाइनोशियम है। दिस इज गाइनोशियम। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के यानी कि बहुत सारे पिस्टल को कार्पेल को हम लोग क्या कहते हैं? गाइनोशियम कहते हैं। बहुत सारे स्टेमिन की अगर हम बात करते हैं, स्टेमिन क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। वही पुष्पकुंज ये कहलाता है। पुष्पकुंज हम इसे कहते हैं। पुष्पकुंज जो है स्टेमिन होता है। उसके समूह को क्या कहते हैं? इसके समूह को कहते हैं एंड्रोशियम। स्टिल को क्या कहते हैं हिंदी में? ये स्त्रिल, ये क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? कहलाता तो है। पता नहीं, अभी एग्जैक्टली नाम याद नहीं आ रहा है एट पॉइंट। आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा क्या कहते हैं। सॉरी फॉर दैट। ठीक है, ये आप लोग हिंदी में एक बार देख लीजिएगा। कई बार कुछ चीजें माइंड से स्किप हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। देखो, मैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात करती हूँ, सबसे पहले आता है फिलामेंट, यानी कि जिसमें हम तंतु, इसको हम क्या कहते हैं? तंतु कहते हैं। इसको कहा जाता है फिलामेंट या फिर इसको हम कहते हैं तंतु। ठीक है, इस तंतु के ऊपर क्या लगा है? एंथर लगा हुआ है। एंथर क्या कहलाता है? एंथर को हम कहते हैं पुष्प। भाई गलत है। वो आप देख लेना, दोनों को देख लेना आप, वो मेरे को याद नहीं है अभी। इसको पुष्प कुंज कहते हैं और इसके ऊपर क्या लगे थे? पोलन ग्रेन्स लगे होते हैं। पोलन ग्रेन्स इसके पास पाए जाएंगे, छोटे 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 दाने होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? पोलन ग्रेन्स कहते हैं। पोलन ग्रेन्स जो है, ये क्या है? मेल गैमीट कहलाते हैं। मेल गैमीट का मतलब क्या है? सिंपली अगर हम बात करते हैं, ये है आपके पुरुष युग्मक। ये पुरुष युग्मक की कैटेगरी में आपके आ जाते हैं, पादपों के स्टेमिन के ऊपर अगर हम बात करते हैं। ठीक है, वही अगर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात करते हैं, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, इसमें क्या आता है? पिस्टल, कार्पेल। और इसमें कौन कौन सा पार्ट है आपका? इसमें जो पार्ट आता है, सबसे पहले ये ओवेरी है, स्टाइल और स्टिग्मा। ये बहुत स्टिकी नेचर का होता है। स्टिग्मा की अगर मैं बात करती हूँ, ये है स्टाइल। ठीक है, और ये क्या है? ओवेरी, अंडाशय। और ये है, इसके अंदर क्या आता है? आपका ओव्यूल आता है। क्या? फीमेल गैमीट सेल। ओके, अगर मैं फीमेल गैमीट सेल की बात करती हूँ, तो फीमेल गैमीट सेल क्या है? ओवेरीज के अंदर पाए जाने वाला ओव्यूल। तो ये पार्ट है अगर हम बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की। इज इट? दीज आर द पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इज इट क्लियर है भाई? चलो, मैं बता देती हूँ इसको, मतलब मेरे को हिंदी में थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न है, तो इस कन्फ्यूज़न ना हो, आप में से जो बच्चे टाइम वेस्ट आप लोगों का ना हो, मैं इसको बता ही देती हूँ। इसमें कौन-सा पार्ट क्या कहलाता है, ठीक है? सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ, ये जो है आपका थैलेमस को तो हमने बताया ही था, थैलेमस क्या कहलाता है? इसमें एक बार फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप, मैं फटाफट सारे नाम लिख देती हूँ, ठीक है? इसके अंतर्गत थैलेमस क्या है आपका? इसको हम जानते हैं पुष्पासन के नाम से। इसको कहा जाता है पुष्प आसन कहा जाता है। पुष्प आसन के साथ-साथ अगर मैं बात करती हूँ सेपल्स, सेपल्स को किस नाम से जानते हैं? सेपल्स को जाना जाता है बाह्य दल के नाम से। बाह्य दल इसको कहा जाता है। जो पेटल्स होते हैं, पेटल्स को क्या कहा जाता है? तो पेटल्स जो है आपके, इनको कहा जाता है दल। इनको दलपुंज कहा जाता है। यस, मेरे को याद आ गया, दलपुंज हम इनको कहते हैं। ठीक है? जो फीमेल पार्ट है, यानी कि अगर हम पिस्टल की बात करते हैं, पिस्टल को क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है आपका स्त्री केसर। पिस्टल को कहा जाता है स्त्री केसर। इसको स्त्री केसर कहा जाता है। और वही अगर मैं बात करती हूँ, ये जो मेल पार्ट है, इसको हम किस नाम से जानते हैं? इसको हम जानते हैं पुष्प केसर के नाम से। ये क्या कहलाता है? पुष्प केसर कहलाता है। ये कहलाता है आपका पुष्प केसर। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, सॉरी फॉर दैट।
चलो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, अब हम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की अगर हम बात करते हैं तो ये आप कर ही लोगे। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आपको समझ आ गया है, इसमें कौन कौन सा स्टेमन है। स्टेमन में क्या है, फिलामेंट है। फिलामेंट को हम किस नाम से जानते हैं, फिलामेंट को हम कहते हैं तंतु। फिलामेंट क्या है, आपका तंतु है। इस तंतु के ऊपर क्या लगा हुआ है, तंतु के ऊपर सबसे पहले ये क्या है, परागकोश। एंथर जिसको हम किस नाम से जानते हैं, परागकोश के नाम से जानते हैं। और इस परागकोश के ऊपर ये जो छोटे 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 दाने यानी कि पोलन ग्रेन्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इनको हम किस नाम से जानते हैं, परागकण के नाम से जानते हैं। ठीक है, इनको कहा जाता है परागकण। वहीं अगर मैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात करती हूँ, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इसके अंतर्गत क्या-क्या आ जाते हैं, कौन-कौन से पार्ट आते हैं? सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ ओवेरी, ये पूरा का पूरा भाग जो है इसको हम ओवेरी के नाम से जानते हैं, या फिर इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं अंडाशय। अंडाशय के नाम से जानते हैं। ये क्या कहलाता है, ये अंड कहलाता है। और ये क्या कहलाता है, स्टिग्मा को हम क्या कहते हैं, वर्तिका। और ये क्या कहलाती है, आपका वर्तिका कहलाता है। स्टाइल को क्या कहते हैं, वर्तिकाग्र कहते हैं। ठीक है, वर्तिकाग्र और वर्तिका, ठीक है ना। हाँ, चलो, वर्तिकाग्र है स्टिग्मा, और ये क्या है, ये है आप वर्तिका। याद आ गया मेरे को, माइंड से कभी स्किप हो जाता है, सॉरी। ठीक है, स्टिग्मा वर्तिकाग्र है, और ये क्या है, वर्तिका। अंडाशय, ओवरीज, ओव्यूल को हम क्या कहते हैं, ओव्यूल को कहते हैं हम अंड। अब देखो, ये रिप्रोडक्टिव पार्ट है। जैसे ही ये जो स्टिग्मा होता है बहुत स्टिकी नेचर का होता है, तो जो तंतु था, तंतु के ऊपर क्या था, परागकोश था। परागकोश के ऊपर क्या थे, परागकण थे। वायु के माध्यम से या फिर किसी भी माध्यम से ये परागकण यहाँ से आए और स्टिग्मा पर जाकर के चिपक गए। स्टिग्मा पर जाकर के तब ये चिपकते हैं, तो इसे क्या कहा जाता है, इस प्रक्रिया को हम परागण कहते हैं, या फिर इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा। जैसे अगर ह्यूमन रिप्रोडक्शन की हम लोग बात करते हैं, एनिमल रिप्रोडक्शन में इस प्रोसेस को इंसेमिनेशन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, इंसेमिनेशन, यानी कि जिसके अंतर्गत क्या किया जाता है, शुक्राणु को पुरुष से पुरुष के शरीर से महिला के शरीर तक पहुंचाने का काम किया जाता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, पोलन ग्रेन्स जो है मेल गैमेट को फीमेल गैमेट तक पहुंचाया जा रहा है। ठीक है, अब पहुंचने के बाद पोलिनेशन हो चुका है, यहाँ पर पोलन ट्यूब बनेगी, और वो पोलन ट्यूब धीरे धीरे कीमोसिंथेसिस होगा। रासायनिक यहाँ पर क्या होगा, कीमोसिंथेसिस नहीं, कीमोट्रॉपिक मूवमेंट चलेगा। और कीमोट्रॉपिक मूवमेंट क्या था आपका, याद है, यानी कि जैसे गुरुत्वानुवृत्ति, तो रसायन अनुवृत्ति यहाँ पर होगी, जिसके माध्यम से पोलन ट्यूब आएगी और ये जाकर के ओवेरीज के अंदर ये जो हार्ड शेल है इसको तोड़ेगी, और लाकर के ये पोलन ग्रेन को कहां पर छोड़ेगी, जर्म सेल को ओव्यूल के पास लाकर के छोड़ देगी। ठीक है, इसके बाद फर्टिलाइजेशन होगा, और फर्टिलाइजेशन के बाद किसकी फॉर्मेशन होगी, फर्टिलाइजेशन के बाद किसकी फॉर्मेशन होती है, फर्टिलाइजेशन के बाद यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगी ना। इसके बाद पॉलिनेशन हुआ। पॉलिनेशन किस किस माध्यम से हो सकता है, किस किस माध्यम से पॉलिनेशन होगा, ये देख लो। मीन्स ऑफ पॉलिनेशन, हवा के माध्यम से हो सकता है, वायु के माध्यम से हो सकता है। एयर के थ्रू होने वाले पॉलिनेशन को हम एनिमोफिली कहते हैं। कीट के माध्यम से अगर होता है तो एंडोमोफिली कहते हैं। ठीक है, अगर पक्षियों के माध्यम से होता है इसको ऑरिंथोफिली कहते हैं। वाटर के माध्यम से होता है, जल के माध्यम से होता है, इसको हम हाइड्रोफिली कहते हैं। जैसे ही एक बार सिंपली फर्टिलाइजेशन हो गया, तो फर्टिलाइजेशन के बाद अब क्या होगा, तो जो पूरा का पूरा पार्ट था, यानी कि फीमेल पार्ट की अगर मैं बात करती हूँ, तो इसका जो ओवेरी वाला पार्ट था, ओवेरी किस में कन्वर्ट होगी, पास्ट फर्टिलाइजेशन की हम लोग बात करें, पोस्ट फर्टिलाइजेशन की हम लोग बात कर रहे हैं। ओवेरी, जो अंडाशय है, अंडाशय किस में परिवर्तित हो जाएगा, अंडाशय फल में परिवर्तित हो जाएगा। और इसके अंदर जो ओव्यूल था, ये किस में, यानी कि जो ओव्यूल है, जो अंड है, ये किस में, ये बीज में परिवर्तित हो जाता है, ये सीधा सीधा सीड में परिवर्तित हो जाता है। और इसके बाद फॉर्मेशन किसकी होती है, फ्रूट्स की। तो फ्रूट्स कितने टाइप के हैं, 3 टाइप के फ्रूट्स हमें मेजरली पढ़ने हैं। कौन कौन से, ट्रू फ्रूट जिसको हम क्या कहते हैं, सच्चे फल, वास्तविक फल, फॉल्स फ्रूट जिनको आभासी फल कहते हैं, और कॉम्प्लेक्स फ्रूट जिनको हम जटिल फल के नाम से जानते हैं। जो सच्चे फल हैं इन किसे कहा जाता है, ऐसे जो कि ओवेरी से जन्मे हैं।
ऐसे जो कि ओवेरी से जन्मे हैं, जिनका ओरिजिन ओवेरी से हुआ है, अंडाशय से जन्मे हैं, उनको सच्चे फल कहा जाता है। जैसे बहुत सारे हैं, गवावा हो गया, बेरी हो गई, वाटरमेलन हो गया। फॉल्स फ्रूट में कौन सा आता है? जैसे एप्पल हो गया, ठीक है, पीयर हो गया, लीची हो गई, स्ट्रॉबेरी हो गई, ये फॉल्स फ्रूट में आते हैं। जो कहाँ से? जो ओवेरी को छोड़ करके दूसरे पार्ट से। एप्पल कहाँ से? थैलेमस से। जो पुष्प आसन है, पुष्पासन से इसका जन्म हुआ। कॉम्प्लेक्स फ्रूट की अगर हम बात करते हैं, जैसे ये पूरा का पूरा फूल इसी के अंदर आ जाता है, तब आप उसको काटोगे, उसी में सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। तो आप इसके अलग अलग पार्ट्स को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। जैसे जैक फ्रूट हो गया, पाइनएप्पल हो गई, ये सब किस में आ जाते हैं? दीज आर अंडर द कॉम्प्लेक्स फ्रूट्स। ये सारे के सारे आपके कॉम्प्लेक्स फ्रूट्स के अंतर्गत आ जाते हैं। तो ये मेजर पोर्शन था जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन। तो ये मेरी कोशिश थी आप लोगों के लिए, जितना भी इम्पोर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है, ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। इट विल बी वेरी 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 हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू। जो है नेक्स्ट जो क्लास आएगी, यानी कि आपके दो टॉपिक्स बचते हैं। दो टॉपिक कौन कौन से बचते हैं? एक तो आपका जेनेटिक्स बचता है, और जेनेटिक्स के साथ साथ एक आपका डिजीजेस बचता है। तो ये दोनों के दोनों जो टॉपिक है, मैं बायोटेक्नोलॉजी के साथ कराऊंगी, क्योंकि इनको करंट से ही करना है। करंट के अलावा इनको पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। तो दिस इज द वन शॉट ऑफ बायोलॉजी। आई होप इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। तो इसी तरीके की आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स की भी आपको वन शॉट वीडियोस मिलेगी। सो थैंक यू सो मच। क्लास कैसी लगी, ये कितनी हेल्पफुल आप लोगों के लिए है, ये कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, जरूर मेंशन करिएगा। तो नेक्स्ट आपके मिलते हैं एक और वन शॉट सीरीज के अंतर्गत। तब तक के लिए आप लोग अपना तब तक आप लोगों का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ध्यान रखिएगा। जय हिंद। जल्दी से आप सफलता लें, एग्जाम क्लियर करके आए और अपने सपनों को साकार करें।